नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। राहुल गांधी पिछले एक महीने से चर्चाओं में बने हुए हैं, पर अब चर्चा में बन चुकी है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ओबीसी महासभा की तरफ से नोटिस सौंपा गया है जेपी नड्डा को। क्यों सौंपा गया है? क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की सजा के फैसले के तुरंत बाद एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा हुआ था कि ये कहीं ना कहीं ओबीसी समाज का अपमान है, उनको आहत हुआ है। उस बयान के बाद ओबीसी समाज पूछ रहा है कि मोदी सरनेम तो ओबीसी की सूची में आता ही नहीं है। चाहे गुजरात की सूची देख ली जाए, चाहे केंद्र की सूची देख ली जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुरी तरीके से फंस गए हैं और सीधे ओबीसी समाज ने यह मांग की है कि या तो माफी मांगे या फिर उसका रिप्लाई, फीडबैक जल्द दे, अन्यथा आगे की कार्रवाई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चल सकती है। तो क्या मान लिया जाए कि उल्टा पासा पड़ चुका है? जिस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ है वीवी गौतम जी, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यही उस मामले को देख रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को किस तरीके से आगे देखा जाए कि जेपी नड्डा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है? क्या है पूरा मामला? देखिए, जो महाकाव्य है रामचरितमानस, महाकवि तुलसीदास ने एक बड़ी अच्छी बात कही जी। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घरे रे। इसका मतलब यह है कि आप दूसरे को उपदेश देते हैं, दूसरे को आपने आरोप लगा दिया कि आपने मानहानि कर दी जी। लेकिन आपने उस पूरी प्रोसेस के अंदर एक समाज की पूरे, जिसकी तादाद इस देश में 50% है, लगभग देश की आधी आबादी ओबीसी समुदाय से आती है, 55%। हाँ, 50 से ज़्यादा, मैं यही बोल रहा हूँ। तो अब आपने उस पूरे समाज की अवमानना और उसकी मानहानि कर दी। कहीं गड्ढा राहुल गांधी के लिए खोदा, लेकिन उस गड्ढे में अल्टीमेटली आप खुद गिरे। गड्ढा खोदा कि राहुल गांधी ने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं की। उसमें यह कहा गया था कि क्या जितने चोर हैं सबके सरनेम मोदी हैं। अक्सर मोदी, हाँ, अक्सर मोदी क्यों है? और यहाँ जो बात थी, दो मोदी की थी। एक मोदी जो देश छोड़ के भाग गए, दूसरे मोदी ललित मोदी, वो भी देश छोड़ के भाग गए, और दोनों व्यापारी समुदाय से आती हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने जैसा बोला कि ना तो मोदी सरनेम गुजरात की ओबीसी सूची में आता है, ना केंद्र की ओबीसी सूची में आता है। तो ये पूरा मामला एक राजनीतिक तौर पे राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए और ओबीसी समुदाय के वोट कैच करने के लिए किया गया था, लेकिन उल्टा पड़ गया। मतलब ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से बिल्कुल राजनीति प्रेरित बयान था, राजनीति से प्रेरित ट्वीट था और ये उल्टा पड़ गया। लेकिन जब बार बार ये बोला गया कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला कि ओबीसी समाज चोर है, ओबीसी समाज चोर है, तो ओबीसी समाज ने भी देखा कि भाई ऐसा है क्या। जब उन्होंने इस पूरी घटना का और पूरे उस बयान का, राहुल गांधी के बयान का विश्लेषण किया, तो विश्लेषण पे पता गया कि उसमें तो खाली दो मोदी की बात है और किसी की कोई बात नहीं। और मोदी जो है ना तो ओबीसी में राज्य में आते हैं, ना केंद्र में आते हैं, तो उसमें तो कहीं ओबीसी समाज की अवमानना नहीं। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा ने जरूर अवमानना कर दी। वो बार बार जब अपने ट्वीट में, और बीजेपी के सारे नेता उनकी रिट्वीट कर रहे हैं और उसमें सब में बोल दिया, तो उन्होंने, हाँ, मेंशन किया गया। तो उन्होंने सामान्य तौर पे जब ऐसी चीज़ होती है तो नेचुरली कानूनी सलाह ली, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कानूनी सलाह लिया। तो उन्होंने बोला कि भाई इस पर क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि जी नोटिस दीजिए। तो अब एक नोटिस उनको भेजा गया है। जो नोटिस मिले जेपी नड्डा जी को भेजा गया है कि आप या तो अपने जितने भी बयान ट्वीट को वापस लीजिए और बिना किसी शर्त के ओबीसी समाज से माफ़ी मांगिए, और अगर आप वो नहीं करते तो रास्ते खुले हुए हैं। ओबीसी महासभा उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, सिविल व क्रिमिनल, आपके खिलाफ लेगी। और वो इनके खिलाफ नहीं, बाकी लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने इसको रिट्वीट किया, बाकी बयान के ऊपर बयान दिया, उन सबको भी इस दायरे में शामिल हो सकते हैं। कुछ घंटों में जवाब की बात थी कि 24 घंटे के अंदर जवाब देना है, या फिर अब कितना समय हो चुका है और कितना समय उनके पास बाकी है? अभी उनको क्या होता है ना, एक कानूनी प्रक्रिया होती है कि कोई भी चीज़ एक डाक के थ्रू भेजी जाती है, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जाती है, तो ये भेज दिया गया है। अब उनको जैसे ही मिलेगा, मिलने की से 24 घंटे या 48 घंटे का समय शुरू होगा, जवाब देना होगा। अगर वो जवाब नहीं देते और उस समय के अंदर जवाब नहीं आता, तो हमारे पास ओबीसी महासभा से इंस्ट्रक्शन है कि हम उस पीरियड के समाप्ति के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो नेचुरली जैसा हमें इंस्ट्रक्शन है
और जैसे हमें उनकी तरफ से संकेत हैं उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। डरे तो वो भी लोग हुए होंगे जो जिन्होंने जेपी नड्डा के ट्वीट को रीट्वीट किया है, अब उनके लिए क्या रास्ता है, या फिर कहीं ना कहीं लपेटे में वो लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने उसको रीट्वीट किया, उनके ट्वीट को रीट्वीट किया? देखिए वो यही हो गया ना, आजकल एक सोशल मीडिया पे आदमी बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को रीट्वीट कर देता है, शेयर कर देता है, तो आदमी को बहुत सतर्क होना चाहिए और खासतौर से राजनीति को तो ज़्यादा होना चाहिए। तो अब राजनीति की, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की पार्टी है वहाँ खाली एक ही आदमी सत्ता प्रमुख है, ना तो संघ की इस समय कोई हस्ती रह गई है, ना बीजेपी की रह गई है, ना किसी और की रह गई, एक ही व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नेचुरली अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो अब एक आदमी कहता है, बाकी भेड़ चाल से सब उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो नेचुरली भेड़ चाल से चले तो जो एक भेड़ का असर होता है बाकी सबका भी होता है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ पर ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से प्रणय मोदी ने केस दर्ज किया, क्योंकि उसी के बाद ये सारी चीजें हुई हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, प्रणय मोदी ने जो केस दर्ज किया है, क्या उनका अधिकार है, क्या वो मोदी सरनेम होने के नाते वो कर सकते हैं, या फिर उनका पूरा नाम अगर हो तभी वो कर सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने ये तर्क दिया है अपील दायर करते हुए। हाँ, देखिए क्या होता है ना, हमारे यहाँ जो मानहानि का कानून है जी, मानहानि का जो कानून है, ये इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई पब्लिक के अंदर ऐसा बयान दिया जाए या लिखित में कुछ उनके बारे में बोला जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी व्यक्तिगत मान की हानि होती, मान या सम्मान की हानि होती है, या उनको कोई आर्थिक हानि होती है अपने व्यवसाय या कार्य में, तो इसमें जहाँ तक अगर आप राहुल गांधी के बयान का विश्लेषण करें तो उस बयान में उन्होंने जो बात कही है कि भाई जो वो परिप्रेक्ष्य ये था, जो दो मोदी के बारे में जो देश छोड़ के भाग चुके हैं और देश को बहुत बड़ा नुकसान, देश का बहुत बड़ा पैसा लेके भागे हैं, आरोप हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला कि भाई क्या जितने भी इस तरीके के लोग हैं उनका सरनेम मोदी क्यों है या मोदी होता है, लेकिन इसमें कहीं भी सामान्य किसी ये नहीं बोला गया कि सारे मोदी गलत होते हैं या कुछ है। तो अगर इसमें चूंकि अगर एक तरीके से माने तो ये बात दो लोगों के परिप्रेक्ष्य में बोली गई, अगर उन दोनों मोदी में से कोई मोदी अगर कहता है कि मेरी अवमानना हुई है तो उनका तर्क ठीक है, वो केस में जा सकते हैं, लेकिन बाकी कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, क्योंकि एक और चीज़ है, जब यहाँ कोर्ट में जाते हैं तो चूँकि यहाँ जो निचली अदालत थी, मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, ऐसा लगता है कि उन्होंने तथ्यों को और जो कानून को पूरी तरीके से उसको बिना विश्लेषण किए हुए एक ऑर्डर पास कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं मजिस्ट्रेट की कोर्ट पर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं शंका है कि वो अगर ठीक से देखते तो ये इस तरीके का ऑर्डर, इस तरीके का सजा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है पक्ष के द्वारा कि इनडायरेक्टली टारगेट तो कहीं और किया गया, उस इनडायरेक्टली में कितनी आगे बात बन सकती है प्रणय मोदी की, कहां तक वो देखिए प्रणय मोदी का केस बहुत कमजोर है, क्योंकि जो प्रणय मोदी के खिलाफ तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया जी, और ना उनकी मान हानि हुई, ना आर्थिक हानि हुई, ना व्यवसाय की हानि हुई, तो उनका केस काफ़ी कमज़ोर है। और इसलिए संभावना ये है कि ये आगे जो अपील दायर हुई है राहुल गांधी की तरफ से, उस अपील में ये संभावना है, मेरा व्यक्तिगत विचार है एक वकील होने के नाते, कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और शायद ये इसी स्टेज पे खारिज हो जाएगी। चलिए, आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अपील उनकी स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि जवाब मांगा गया है कोर्ट की तरफ से। वही मैं आगे भी पूछती हूँ, क्योंकि इन बयानों की झड़ी यहीं नहीं रुकती है, आगे भी बढ़ती है। कांग्रेस या फिर विपक्ष के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने भी कई बयान ऐसे दिए हैं नेताओं के लिए जो कहीं ना कहीं हानिकारक रहे हैं, उनके लिए हो सकते हैं, आगे भी अगर कोई मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है उस मामले पर तो उनके लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि अगर पक्ष की शुरुआत हुई है या प्रणय मोदी ने ये किया है, चाहे इंडिविजुअल किया हो चाहे पार्टी के दम पर किया हो, ये नहीं पता है, पर क्या विपक्ष भी कुछ ऐसा कर सकता है, ये कड़ी लग रही है? देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि एक आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं जी, तो एक समय जरूर आता है कि आप उस गड्ढे में गिरते हैं। तो यहाँ चूंकि देखिए ये जो गलत बयानों की परंपरा शुरू हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई। आप अगर याद कीजिए, कुछ समय पहले सोनिया गांधी के बारे में एक बयान दिया गया जी, विधवा और कुछ इस तरीके का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, और एक राहुल गांधी इस देश के एक शहीद हैं, राजीव गांधी शहीद हैं जी, और उनकी शहादत को सब जानते हैं कि टेररिज्म से लड़ते लड़ते उनकी शहादत हुई, देश के भले के लिए उन्होंने लंका में गए, लंका में काम किया और लंका के जो टेररिस्ट थे उन्होंने उनकी जान ली। तो एक शहीद और उसकी विधवा के लिए आप अगर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। दूसरा और देखिए, शशि थरूर जी, ये कहीं करोड़ की बयान नहीं जा रहा है ना कि आप नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि वो जब उन्होंने
सुनंदर थरूर को उन्होंने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, तो बोले देखिए इतना गर्लफ्रेंड को या वाइफ को, गर्लफ्रेंड को इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। अब इस तरीके की बातें, और ये सारी बातें किसी और ने नहीं बोली, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने बोली हैं। तीसरा, अभी संसद में उन्होंने एक चर्चा के दौरान, ये शायद पिछले या उसके पिछले सत्र की बात है, एक बजट के ऊपर जब कुछ बात चर्चा चल रही थी और उसमें एक सांसद रेणुका चौधरी हैं, उन्हें किसी बात पे हंसी, तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये हंसी रामायण सीरियल के बाद अब सुनाई दे रही है। उनका इशारा शूर्पणखा की हंसी की तरफ था। तो एक प्रधानमंत्री को इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। और अगर रेणुका चौधरी अगर उस बयान को लेके मानहानि का दावा दायर करती है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब यहाँ होती है तो उस पर होनी चाहिए, सोनिया गांधी वाले बयान पे भी होनी चाहिए, शशि थरूर वाले बयान पे भी होनी चाहिए, सुनंदा पुष्कर के लिए जिस तरीके का, और ऐसी हजारों घटनाएं, एक नहीं है। जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने ये तक बोल दिया कि उनको उनकी संतति के बारे में उन्होंने सवाल उठा दिया। तो कहीं ना कहीं तो ये ऐसी चीज, हाँ बिल्कुल ये ऐसी चीज है कि राजनीति निचले स्तर पर जाती जा रही है। क्या हो रहा है? ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष और विपक्ष की इस लड़ाई में हो क्या रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए हमारे देश का चरित्र गिर रहा है, और चरित्र किसी और से नहीं गिर रहा। देखिए एक बड़ा क्या होता है ना कि हमारे यहाँ मोरल्स हमेशा, मोरल ऑलवेज कम्स फ्रॉम द टॉप। पहाड़ों से पानी उतर के नीचे आता है, नीचे से पानी ऊपर नहीं जाता। तो अगर हमारा टॉप ठीक होगा तो बॉटम अपने आप ठीक होता चला जाएगा। लेकिन गिरावट यहाँ ऊपर से हो रही है। सबसे बड़ी गिरावट हमारे प्रधानमंत्री के बयान में और उनके कंडक्ट में है। तो वो चूंकि एक आदमी एक सत्ता प्रमुख पार्टी पे बैठा हुआ है, तो उनकी सत्ता पार्टी के सारे लोग फॉलो करते हैं। और जब एक आदमी करता है तो एक्शन की रिएक्शन होती है। मैंने एक पिछले दिन भी किसी से बोला था कि एक न्यूटन का नियम है, क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। तो ये क्रिया हो गई। आपने राहुल गांधी के ऊपर एक झूठा डिफेमेशन का केस डाल दिया, ये डिफेमेशन का केस एक क्रिया हुई। अब इसकी प्रतिक्रिया जो आपके बयान है उसके ऊपर आगे भविष्य में दिखाई देगी आपको। इसकी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया में आप फंस गए। अभी आगे अगर मैं देखूं तो राहुल गांधी की क्या, ये सवाल बहुत ज्यादा बना हुआ है क्योंकि विपक्ष के एक नेता हैं और कहीं ना कहीं अब उनकी स्थिति ऐसी आ गई है कि जमानत पर लौटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी सांसदी बहाल हो सकती है, सदन में वो कुछ समय बाद नजर आए, या फिर कहीं ना कहीं ये केस कितना वीक आपको दिख रहा है कि सांसदी बहाल हो पाए और वो सदन में फिर से दिख पाए? अभी मैंने बताया कि केस तो काफी वीक है और बहुत संभावना है कि ये पहली स्टेज जो फर्स्ट अपील स्टेज है, जो अभी 13 तारीख को, जिसमें 13 तारीख तो चूंकि पहले तारीख है, कुछ और तारीखें लगेंगी, लेकिन इस स्टेज पे ये खारिज होने की संभावना है। एक बार खारिज हो गया तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी और बाकी उनको जो सुविधाएं बंगला वगैरह मिलता है वो भी मिल जाएगा। लेकिन मैं इससे एक और बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महात्मा गांधी और हमारे जितना स्वतंत्रता सेनानी थे, उस समय अंग्रेज एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका सूरज नहीं डूबता था, उससे लड़ाई लड़ी। और आप देखें गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 16 साल जेल में गुजारे, एक दिन नहीं 16 साल। तो राहुल गांधी के लिए भी ये शुरुआत है। देखिए जेल जाना और एक सही कॉज के लिए जेल जाना, अगर आप अपने देश की जनता के लिए लड़ते हुए जेल जा रहे हैं तो वो जेल जाना कोई अपमानजनक बात नहीं होती, सम्मान की बात है। पक्ष या विपक्ष में से कोई भी जाए, जेल जा रहा है तो वो नहीं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ चरित्र की और हमारे देश की ये आवश्यकता है। जो व्यक्ति देश में, राहुल गांधी किस लिए लड़ रहे हैं कि महंगाई क्यों है, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। आपने सैनिकों को और हमारे देश की सेनाओं की जो 15 साल की नौकरी थी उसको घटा के 4 साल कर दिया। आपने देश में पूरे देश को भिखारी बना के 5 किलो अनाज का भिखारी बना दिया। आप उनको नौकरी देने की स्थिति में क्यों नहीं है। आप कहते थे कि करोड़ जॉब देंगे, आप 10 लाख जॉब 1 लाख जॉब देने की स्थिति में नहीं है। के मुद्दे हैं तो मेरा तो अगर राहुल गांधी या कोई भी नेता अगर जनता की लड़ाई लड़ता है और उस लड़ाई में अगर जेल जाना पड़ता है तो ये सम्मान की बात है, अपमान की बात नहीं है। ऐसा समझा जाए कि राहुल गांधी के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर वो जेल जाते हैं तो बहुत सम्मान की बात है क्योंकि देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। एक आदमी, तो देखिए ये पूरा देश इस समय आज की तारीख में एक डेड बॉडीज का देश है। एक आदमी कम से कम जिंदा है, वो लोगों के लिए लड़ रहा है। और अगर उसको वो खुश है, वो कहता है मुझे जेल भी जाना पड़े, बाबा जेल में या रेल में क्या फर्क पड़ता है। अगर जेल में रहेंगे तो भी खाना मिलेगा, अपने घर रहते घर तो छीन लिया, तो अब जेल चले जाएंगे कम से कम एक घर का स्थान बन जाएगा, खाना भी मिलेगा वहाँ पे। तो मतलब जो विपक्ष को देशभक्त है। मैं सच मायने में कहना चाहता हूँ कि अगर देशभक्त की डेफिनेशन लगाए तो राहुल गांधी बहुत बड़े देशभक्त हैं। वो देश मानते हैं क्योंकि पक्ष तो ये पूछता है कि कैसे जनता की। देखिए एक बात बताइए, 4000, आप मुझे बताइए आज़ादी से 1947 से लेके आज तक किसने 4000 किलोमीटर की यात्रा की? किस आदमी ने करोड़ों लोगों से मुलाकात की? यात्राएं हुई हैं,
रथ यात्राएं हुई हैं। अडवाणी जी की रथ यात्रा थी जी। जितने भी ज्यादातर नेताओं की रथ यात्राएं होती है, लेकिन पैदल यात्रा बता दीजिए, और ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए, एक नेता महात्मा गांधी के बाद जिसने करोड़ों लोगों से अपनी यात्रा के दौरान मुलाकात की। कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्लस पॉइंट ये 2024 के चुनाव के लिए भी बिल्कुल विपक्ष के नेता होने के नाते। और ये देखिए, उनको खाली जो मेरी एक सलाह राहुल गांधी को होगी कि संयम बरतें। हाँ। संयम बरतें, अपने शब्दों पे संयम बरतें, और लोगों की समस्याओं को इसी तरीके से उठाते रहें। आपको किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं है, ये देश आपके लिए लड़ेगा, ये जनता आपके लिए लड़ेगी। चलिए, तो बहुत धन्यवाद। क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उनके लिए सुझाव भी छोड़ा है विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी के लिए। पर एक बात बहुत गौर करने वाली है, जो ये इस खबर को देख रहे हैं, कि राहुल गांधी के लिए अगर वो जेल जाएंगे तो भी उनके हाथ में लड्डू है, और इस केस को अगर वो जीतते हैं तो भी उनके हाथ में लड्डू है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस समय चर्चाओं का विषय बन चुका है, और पक्ष विपक्ष की लड़ाई यही तो खत्म नहीं होगी। फिर से हाजिर होंगे, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।